Hello viewers, I am Deepthi. Today I am going to solve ICSE Class 10 final board paper for Physics 2026. As I have already solved other questions, now I am making the concluding part of the video with question number 7, 8 and 9. So starting with question number 7, to lift a load of 30 kgf, it is given that load is 30 kgf. So Suhas uses a single fixed pulley while Radha uses a single movable pulley. So Suhas ka or Radha ka, we have to give the comparison. The displacement of effort in both the cases is equal. It is given that dE is same for both of them. So in an ideal situation means हमें कुछ wastage नहीं दिया गया है. Calculate the ratio of the efforts in two cases. So हमें formula पता है ma is equal to 1 रहता है, ma is equal to load upon effort. So यहाँ से effort 1 केस का निकाल लेते हैं, effort 1 is equal to load upon ma. So load is given is 30 and ma for first case यानी कि जो single fixed pulley यूज कर रहे हैं तो for that 30 kgf आ जाएगा. सेकेंड केस में अगर हम ma2 वाला मतलब इसका राधा वाला केस का निकालेंगे देन ma इज इक्वल टू लोड अपॉन लोड तो यही रहेगा बट उसका आपको पता है ma जो है वो 2 हो जाता है सिंगल मूवेबल पुली सो इट विल डिवाइडेड बाय 2 सो इट विल बिकम 15. तो हमें रेशियो देना है एफर्ट्स इन द टू केसेस. तो एफर्ट के केस में मतलब E1 एंड दिस इज अवर E2 विच इज 15. तो रेशियो ऑफ E1 इज टू E2. चलो E1 एंड E2 रेशियो इट विल बिकम 30:15 यानी कि 2:1 इज द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट. सेकेंड इज पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय द लोड्स इन टू केस. तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब लोड ने कितना डिस्टेंस मतलब पोटेंशियल एनर्जी एज यू नो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट एंड हियर हाइट इज मतलब डिस्टेंस मूव बाय लोड क्योंकि उन्होंने लोड्स का ही पूछा है. तो लोड के लिए हम कैसे निकालेंगे. So we have to take the help of VR now. So velocity ratio is equal to dE upon dl. तो dE को अगर हम इसमें ले लेते हैं तो चलो कोई बात नहीं लिखा रहने देते हैं. तो यहाँ से VR की वैल्यू 1 है तो dE मतलब d अपॉन dl इज इक्वल टू 1 आ गया. यानी यहाँ पर आपके पास वैल्यू कितनी आ गई dE अपॉन 1 यानी कि d अपॉन यानी हम dl की वैल्यू ले रहे हैं ना. dl इज इक्वल टू d अपॉन 1 लेना है या नहीं लेना. सेकेंड केस में वेलोसिटी रेशियो 2 इज इक्वल टू dE अपॉन dl वो तो उतना ही रहेगा लेकिन यहाँ पर हमने dl कैलकुलेट करना है लेकिन वेलोसिटी रेशियो 2 है तो इट मींस d विल बिकम यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इंटू dl मतलब dl की वैल्यू कितनी होगी d अपॉन 2. तो d मतलब एक केस में आपका d आ रहा है d अपॉन 1 और दूसरे केस में d अपॉन 2 आ रहा है. जब हम रेशियो लेंगे तो इट विल बिकम 2:1 अगेन आपके पास रेशियो 2:1 ही आएगा. नाउ एफिशिएंसी इन बोथ द टू केसेस. तो एफिशिएंसी एज वी नो ma अपॉन VR है. अब पहले केस में ma कितना आया था आपके पास और दूसरा इसमें हमें dl ये भी काउंट करना है कि dE सेम ही रह रहा है. डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट सेम रहेगा तो इस केस में एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बिकम सी पार्ट के लिए 1:1 क्योंकि हमने ma लिया लेकिन VR फिर यहाँ से देखो VR की वैल्यू 2 है. VR की वैल्यू 2 है लेकिन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर पूरा का पूरा 1:1 यानी सेम आंसर आ रहा है. तो एफिशिएंसी विल बिकम 1:1 इन बोथ द केसेस. अगर आपने कंपैरिजन करना है तो आप यहाँ पर इसी से VR की वैल्यू निकाल के रख सकते हैं क्योंकि VR की वैल्यू में पता है dE अपॉन dl है. VR इज इक्वल टू dE अपॉन dl और VR जो मतलब dE तो सेम ही है d सेम है तो dl का कंपैरिजन अभी हमने किया है कि वो कितना आया 1:2. तो सेम ma का भी आया 2:1 और 2:1 जब हम कंपेयर करेंगे तो 1:1 पे ही टोटल आ जाएगा. नाउ सेकेंड पार्ट. One end of the plastic foot ruler is held tightly at the edge of a table and the other end is plucked. Name the vibration produced in the ruler. तो कौन सी vibrations हैं? These are natural और natural vibration और आप ideally कहें तो ये damped vibration है क्योंकि medium की presence में ही है. Now the ruler is pushed inside partially. थोड़ा सा और उसको अंदर press कर दिया and plucked again from its free end. So state with the reason whether the frequency of the vibration increase or decrease. So जब हमने अंदर प्रेस कर दिया तो जो हमारा वाइब्रेटिंग पार्ट है वो कम हो जाएगा तो वाइब्रेटिंग लेंथ डिक्रीजेस. So as we know frequency is inversely proportional to length of vibrating column. तो लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग कॉलम डिक्रीज हुआ है इट मीन्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस इन दिस केस. तो आपका बी पार्ट में इंक्रीजेस आंसर करेक्ट हो जाएगा. Now coming to the numerical part of this portion. Two persons A and B are standing in front of a cliff. Diagram is given clearly.
These are two persons A and B standing 1 centimeter apart. This is given the question. Person B fires the gun. This person fires the gun and hears the echo in 3 seconds. तो echo here हो रही है उसको, यानी जा रही है और आ रही है in 3 seconds. तो time is given as 3 seconds. Then the person A standing in front of person B fires the gun. To calculate the distance of person B from the cliff. What is the distance of person B? T is given, V is also given 340 meter per second. So what is the distance here? Now distance is equal to V into T upon 2. So V is 340 into T is 3 upon 2. It means 170. It means 510 meter. So distance of the person B from the cliff, this total distance is equal to 510 meter. Now the minimum time in which B hears the gunshot fired by A. B hears the gunshot, ये नहीं कहा कि echo वाला gunshot, सिर्फ इसने चलाई और इसको सुनाई दी। जैसे कि मैं आपको अपनी वीडियोस में बोलती हूँ कि ये डायरेक्ट साउंड हो जाएगी, तो डायरेक्ट साउंड के लिए हमने मिनिमम टाइम बताना है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इट मींस टाइम इज इक्वल टू नॉर्मल डिस्टेंस आपके पास और स्पीड, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में गिवन एज 170 अपॉन स्पीड इज गिवन एज 340. सो व्हेन अपॉन 2 इट मींस 0.5 सेकंड इज द मिनिमम टाइम इन विच बी हियर्स द गनशॉट फायर्ड बाय एंड दिस इज द डायरेक्ट sound, not the echo sound. Now fill in the blank. The echo is softer. Softer means less louder. दे ही दिया उन्होंने. Then the original sound due to the decrease in. तो loudness किस पे डिपेंड करती है? Amplitude. तो decrease in amplitude of the wave. This is the answer for B part. Now coming to question number 8. Bulb A rated 160 watt 40 volt and bulb B की rating अलग है, are connected, as you can see they are connected in series. Now calculate the ratio V1 upon V2, ये हमें बताना है इसके अंदर. So first of all we will calculate the resistance of bulb A. So resistance of bulb A हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर? R is equal to V square upon P. R is equal to V square upon P. So voltage for first bulb is given as 40. So 40 square means 40 upon 40 and power is 160. So it will become 4 and then 10. So 10 ohm is the resistance of bulb A. Then for bulb B it is voltage is 40 into 40 upon power is again 40, so it will become 40 ohm. So now they are connected in series. तो आपके पास इसमें यहाँ पर 10 और 40 ohm का आ रहा है. Now calculate the ratio V1 V2 because they are in series. So in series what will remain same? Current will remain same. और हमने V1 और V2 का रेशियो देना है. It means I R1 रेशियो आई आर टू, क्योंकि करंट तो सेम है तो बेसिकली वो कितना आ जाएगा? R1 और R2 के इक्वल. तो R1 is 10 ohm and R2 is 40 ohm. So it will become 1:4. Ratio is 1:4. Now if the bulb A fuses, the current in the circuit remains the same. True or false? अगर करंट सीरीज कनेक्शन का आपने डिसएडवांटेज में पहला ही पॉइंट यही रेट किया हुआ है, bulb A fuse तो no current in the circuit for operating of the remaining circuit. The circuit remains the same? No. So this statement is false. So अगर फ्यूज हो जाएगा तो करंट इन द सर्किट remains the same. No, current will become 0 क्योंकि एक भी गैजेट अगर खराब हो जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, others will not operate. Now second part, the reverse side of the 3-pin plug with incorrect connection of wire is shown in the diagram. So here you have seen red wire. तो red wire लाइट के लिए यूज होती है, ग्रीन वायर अर्थ के लिए एंड दिस इज फॉर न्यूट्रल. तो क्या होता है ऊपर बिगर प्लग जो पिन जो होता है, दिस इज फॉर अर्थ वायर. तो दीज कनेक्शंस आर इंटरचेंज. तो कैसे काम होगा? आइडेंटिफाई द फॉल्ट इन द अबव कनेक्शन. तो फॉल्ट इज अर्थ एंड लाइव वायर आर इंटरकनेक्टेड. टॉप पिन जो होती है दैट इज फॉर अर्थ ओनली. Mention a risk factor involved if the user operates the appliance without correcting it. So he will get electric shock. आप लिख सकते हैं he will get electric shock और you can also write fatal shock क्योंकि आपको पता है यहाँ पर पूरा सर्किट जो है वो रेड वायर मतलब अर्थ की जगह रेड है, यानी कि अर्थिंग हुई ही नहीं हुई है. Next is will the appliance function in the present situation? तो आंसर इज नो, सर्किट will not function.
क्यों फंक्शन नहीं करेगा? क्योंकि नीचे कौन है? न्यूट्रल और अर्थ आ गए, तो न्यूट्रल और अर्थ बोथ आर एट जीरो पोटेंशियल, सो नो वोल्टेज इन द सर्किट टू ऑपरेट द डिवाइस, तो नो, इट विल नॉट फंक्शन. Now coming to third part. In third part, combination of resistors shown below. Calculate the resistance across AB. AB when the switch S is open. तो switch S is open means आप समझ लो कि इस सर्किट में ये लाइन है ही नहीं है, तो ये नॉर्मल रहेगा. तो हमारा पहले केस में क्या आ जाएगा? ये दोनों सीरीज में हो गए. तो केस 1 वी कैन डिस्कस हियर दैट 12 टोटल सीरीज कॉम्बिनेशन जो पहला ब्रांच बन रहा है दैट इज 12 plus 6 means 18 ohm. और सिमिलरली नीचे भी 6 plus 12 है, तो सीरीज 1 भी सीरीज 2 भी 6 plus 12 means 18 ohm. But ultimately they both are connected in parallel. तो रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी के लिए हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा. रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी मीन्स पैरेलल, तो पैरेलल में आपको पता है रेसिप्रोकल, तो 1/18, 1/18, इट मीन्स 2/18, इट मीन्स 1/9. सो पैरेलल इज मीन्स in between A and B, equivalent resistance become 9 ohm. Now this is the answer for case 1 यानी part A. Now B. The resistance across AB when switch S is closed. If this switch is closed means यहाँ पर पूरा वायर है, तो क्लोज सर्किट है, तो जब ये क्लोज है तो इट मीन्स दीज टू आर इन पैरेलल नाउ. सो इसमें केस 2 में वी विल टेक that these 12 and 6 in parallel, so 6 in parallel with 12, so it means 1/6 plus 1/12. So it will become 12, 6 2 plus 1, it means 3/12 means 1/4. So first parallel combination is 4 ohm and second parallel combination is again 4 ohm. So resistance across AB in this case will become addition of these two means 4 and 4, so it will become 4 and 4 means 8 ohm. तो ये दोनों पहले आ गए आपके पास पैरेलल में, क्योंकि बीच में लाइन आने की वजह से पैरेलल में हो गए और फिर सीरीज में आ जाएंगे. तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसमें 9 ohm और सेकेंड वाले में 8 ohm इज देयर. So this is the answer for last part of question 8. Now coming to question number 9. Question number 9 आपके पेपर का सबसे easy question बनाया गया है. दो स्टूडेंट्स आर लकी जिन्होंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, क्योंकि आई थिंक इसमें सबसे कम मिस्टेक हुई होगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. इलेक्ट्रिक आयरन रेटेड 1100 watt. So power is given as 1100 watt. It means 1.1 kilowatt. And 220 volt is operated for 5 hours. Minimum rating of the fuse required. So P is equal to VI. So I is equal to P upon V. P is 1100 and V is given as 220. So 1110, 112, it means 5 ampere. तो minimum rating of fuse required means current rating ही होता है, तो it is equal to 5 ampere. The energy consumed in 1 kilowatt hour. So energy consumed is equal to kilowatt में लेना है हमने 1.1 into hour, it is given as 5. So it will become 5.5 and kilowatt hour is the final answer for B part. So the C is the cost of energy consumed. तो cost तो rupees 10 per unit है, तो 5.5 into 10, it means rupees 55 is the answer for third part. 5.5 kilowatt hour is the answer for second part. Now in the second part, when the magnet is shown in the diagram is moved toward the coil at a speed of 5 meter per second, it is moving toward the coil. The galvanometer shows a certain deflection to the right side. में galvanometer is showing deflection. How will the direction and magnitude of deflection change when the coil also moves with a speed of 5 meter per second? तो coil भी move करना start हो गई है in the direction of motion of the magnet. अगर coil भी इसी direction में move करेगी, it means relative motion इस case में 0 हो जाएगा. If relative motion is 0, तो both are moving in the same direction, same speed, so no deflection will be there. So first case में यहाँ पर no deflection, क्योंकि उसने पूछा था direction and magnitude of डायरेक्शन क्या बताएंगे जब डिफ्लेक्शन ही नहीं है, तो नो डिफ्लेक्शन इज द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट. सेकेंड है इन द अपोजिट डायरेक्शन द मोशन ऑफ मैग्नेट. अगर कॉइल उसके अपोजिट मूव कर रही है, यानी कि 5 की स्पीड से वो मूव कर रहा है, 5 की स्पीड से ये मूव करेगा, तो 5 + 5 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव स्पीड बन जाएगी यहाँ पर आपकी. तो स्पीड इंक्रीज हुई है, डिफ्लेक्शन इंक्रीज इन रिलेटिव स्पीड ऑल्सो इंक्रीजेज. सो जो हमारा डायरेक्शन आएगा वो इधर ही आएगा, और डायरेक्शन जो है वो राइट में था, राइट में ही रहेगा, बट डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो जाएगा.
तो रिलेटिव स्पीड हमारी डबल हो गई, समझ लेते ना, डबल ही तो 5 + 5 10 हो जाए डबल, तो रिलेटिव स्पीड डबल, डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस एंड डायरेक्शन रिमेन्स टुवर्ड्स राइट ओनली, राइट साइड में ही डिफ्लेक्शन अभी भी जाएगा। Now in third part, which element is used in the lining of special aprons worn by worker in nuclear power plant? तो ये तो हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ, किस पेपर में भी ये आंसर आया था, तो आंसर आ जाएगा lead aprons हमें पहनने चाहिए। Why is this element preferred? Because it is high density, high atomic number, so it is a special quality of absorbing highly energetic radiations of alpha beta such type of radiations। तो ये मैंने किस पेपर में भी आंसर डिस्कस किया हुआ है, तो 2 मार्क्स के लिए 1 for material and 1 for preference। Now B marks sodium element is given, sodium with 11 and 24 mass number emits a nuclear radiation which does not alter the mass number, it means mass number में कोई change नहीं आया है, but it deflected by magnetic field। तो नेम द टाइप ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशंस एमिटेड बाय सोडियम, तो कौन सी रेडिएशंस हो सकती हैं, दीज आर बीटा रेडिएशंस, क्योंकि बीटा रेडिएशंस में ही जब एमिट होती हैं तो नो चेंज इन मास नंबर, क्योंकि न्यूट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू प्रोटॉन है, तो नो चेंज इन मास नंबर, बट डिफ्लेक्ट हो रही हैं तो ये गामा नहीं हो सकती हैं, so that is the beta radiations। Write the equation for this radioactive decay। So यहाँ पर बीटा पार्टिकल -1 E0 अगर एमिट हो रहा है तो सोडियम से it will become magnesium, 11 + 1 it will become 12 and 24। This is the final equation for this radioactive decay, and with this I conclude my today's video। Hope you like the solutions given by me। I will still check the solutions given by me क्योंकि मुझे पता है, अभी मैंने भी पहली बार पेपर सॉल्व किया है, मे बी 1 और 2 पॉइंट्स में कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, आई विल करेक्ट देम एंड देन री अपलोड द वीडियो, सो डोंट वरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बचे हुए पेपर्स पे फोकस करो, फिजिक्स का पेपर इजी नहीं है, कुछ क्वेश्चंस काफी डिफिकल्ट भी बनाए गए हैं, आई नो, जिनमें 11-12 की बुक्स की हेल्प लेनी पड़ रही है। तो जो टीचर्स कह रहे हैं कि पेपर बहुत इजी है, मेरी रिक्वेस्ट है उनको कि ये पेपर मुझे दिए गए टाइम में सॉल्व करके दिखाइए, तब आप कहिए कि ये पेपर इजी है। मैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सोचकर कह रही हूँ कि पेपर इज नॉट इजी, इनफैक्ट मैं इसको मॉडरेट भी नहीं कहूंगी, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन है जो बिल्कुल सिर्फ पासिंग क्राइटेरिया देने के लिए रखे गए हैं, बाकी सारा पेपर ही अच्छे से बनाया गया है। तो सेंटम लाना थोड़ा मुश्किल है इस पेपर के लिए, तो मेरे लिए ये इजी तो बिल्कुल नहीं है। बाकी अब काउंसिल के ऊपर है कि वो मार्किंग स्कीम कैसे रखते हैं और स्टूडेंट्स के साथ कैसे जस्टिस करते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली और बहुत सारे टीचर्स के अकॉर्डिंगली पेपर बहुत इजी है, बहुत इजी है, बट मेरी रिक्वेस्ट है उन टीचर्स से कि प्लीज सॉल्व इट एंड देन टेल कि हाँ ये कितना इजी है। थैंक यू।